नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे डेली करंट अफेयर्स और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है स्टैटिक जीके को कवर करते हुए। तो चलिए शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 5 और इसके पहले 1 से लेकर 4 तक कवर किया जा चुका है। इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ इसका प्लेलिस्ट आपको मौजूद है इस चैनल पे, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ साथ इसका वीडियो सीरीज डेली 7 बजे सुबह आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो 1 साल के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन इसमें दिए गए सही है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कथन पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है, तो ये आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन कि भारत, फ्रांस और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सोनोवेव के सह उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया है। तो देख सकते हैं कि इसमें भारत और अमेरिका ने किया है, भारत और फ्रांस ने नहीं किया है, तो यहाँ पे फ्रांस कट जाएगा। तो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना और फिर भारतीय या अमेरिकी नौसेना दोनों के लिए इस तरह से किया गया है। तो सोनोव्यू क्या होता है? सोनोव्यू मुख्य रूप से सोनार पे काम करता है। ये सोनार में क्या लगा होता है? तो हाइड्रोफोन लगा होता है, जो उसमें हवाई जहाज से वगैरह से गिराया जाता है और समुद्र में गिराया जाता है, ताकि जो अंदर समुद्र के अंदर पनडुब्बी है उसका पता लगाया जा सके। उसमें जब उसमें ये साउंड वेव्स छोड़ा जाता है, तो उसमें यदि किसी से टकराता है, साउंड वेव्स किसी वस्तु से टकराता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई सबमरीन वगैरह अंदर है। इस कारण से किया गया है। और ये भारत और अमेरिका के भारतीय सैनिकों के लिए, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सोनोवेव के सह उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। ये उन्नत सोनार उपकरण भारतीय महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का पता लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि इसमें दिखाएगा। तो देख सकते हैं कि किसके द्वारा यह किया गया है। तो ये मुख्य रूप से ये किया गया है इंडियन ओशन रीजन और प्रशांत महासागर क्षेत्र में किया गया है, लेकिन ये भारतीय नौसेना की निगरानी नहीं करेगा। ये किसकी करेगा? तो ये चीनी सेना हो गया, चीनी नौसेना हो गया, पाकिस्तानी नौसेना हो गया, उसका यदि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन या IOR के रीजन में है, तो इंडिया पैसिफिक रीजन में है, तो उसका ये पता लगाए कौन से पनडुब्बी कहाँ पे डूबा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या, भारतीय नौसेना नहीं हो जाएगा, जिस कारण से दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत गलत दिया गया है। और पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, तो ना ही कथन एक सही है, ना ही कथन दो, यानी कि दोनों कथन क्या है, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इंग्लिश वाले देखते हुए साथ में इधर चलेंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। सब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वहीं रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए C-DOT द्वारा किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा IIT बॉम्बे के साथ C-DOT ने एक साझेदारी किया है और इसमें 6G वायरलेस चिपसेट विकसित कर रहा है, जिसमें 6G जो सर्विस है उसको, जैसे 6th जनरेशन का जो इंटरनेट सर्विस है, हाई स्पीड इंटरनेट, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। और किसकी सहायता से? तो IIT बॉम्बे की सहायता से। साथ ही साथ आपको बता दें कि C-DOT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो C-DOT का मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में इसकी स्थापना की जाती है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ही अंदर यह काम करता है। एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू भी काम किया जाता है और इसमें 1860 जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था, उसके तहत एक रजिस्टर्ड क्या है, एक सोसाइटी है। तो IIT बॉम्बे और IIT बॉम्बे के द्वारा हाल ही में एक सॉइल बैक्टीरिया भी विकसित किया गया। क्या? सॉइल बैक्टीरिया विकसित किया गया, आपने न्यूज में सुना होगा सॉइल बैक्टीरिया, जिस कारण से सॉइल में प्रदूषण जो होते हैं उसको बैक्टीरिया ये क्या करेगा, खत्म करेगा, साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? सबसे पहले आपको बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। तो रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जमीन के अंदर से जो हीट होती है वहां से आपको एनर्जी क्या रिसीव करना, यानी प्राप्त करना। तो ये ऐसे रेन्यूएबल एनर्जी के भाग होते हैं। क्या? रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि यहाँ से बार बार ऊर्जा
है जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा कैसे ऊर्जा है, तो एक रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। तो ये किसके साथ, तो ये आइसलैंड के साथ किया है। और जानते हैं कि फिनलैंड ने आइसलैंड के साथ ये उत्तराखंड की सरकार समझौता इसलिए भी किया है कि कार्बन न्यूट्रल को प्राप्त करना है। क्या, कार्बन न्यूट्रल, एक स्टेट बनना है क्या, कार्बन न्यूट्रल, और इसका ये टारगेट है। और जानते हैं कि भारत का कार्बन न्यूट्रल होने का, ये भारत सरकार का टारगेट क्या है, 2070 तक भारत चाहता है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाए, यानी कार्बन का उत्सर्जन है जो कम से कम हो, इसकी परिस्थिति, इसके लिए क्या भारत सरकार बहुत सारे मिशन भी ला रहा है और मुख्य रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसको ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया 2015 में, और इसको क्या, तो इस तरह से ट्रॉपिकल रीजन के प्रमुख देश है उसमें इसमें शामिल होते हैं क्योंकि सनलाइट का डायरेक्ट सोर्स वहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो आइसलैंड के साथ, किसके साथ, आइसलैंड के साथ है जो समझौता किया है भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए, किसके साथ, तो आइसलैंड के साथ, ये याद रखना है। फिनलैंड की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार ये 8वां बार फिनलैंड क्या है, तो टॉप पे रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी विश्व खुशी दिवस, खुशी इंडेक्स में क्या, तो ये लगातार 8वां बार ये टॉप पे रहा है, 8 बार लगातार। ठीक है, टॉप रहा है कौन, ये फिनलैंड, याद रखना है क्या, फिनलैंड, ये याद रखना है। तो इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड के कौन, तो सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ये किसके साथ किया गया है, तो रूस और ईरान के बीच में यह 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पे हस्ताक्षर किया गया है। और अभी हाल ही में देखा, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने क्या किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत किया था, जिसके तहत क्या किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके तहत है जो इजराइल के द्वारा ये ईरान के जो प्रमुख न्यूक्लियर जो साइट था वहां पे क्या हमला किया गया, और इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ईरान के द्वारा इजराइल पे हमला किया गया। क्या, इजराइल पे हमला किया गया, उसमें इजराइल के प्रमुख शहरों को इसमें नुकसान किया गया, और ये किसके द्वारा, तो ईरान के द्वारा यह लाया गया था। और इसी दोनों के युद्ध के में जो भारतीय नागरिक है जो वहां पे फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत किया गया। तो ऑपरेशन सिंधु, ये ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंधु। तो ये इंडिया और ये ईरान और इजराइल दोनों में फंसे हुए क्या, तो भारतीय जो नागरिक वहां थे उनको निकालने के लिए इस तरह से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वही ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो भारत है जो यूक्रेन और रशिया में जो फंसे हुए थे भारतीय नागरिक और युद्ध की स्थिति उस समय बनी थी, तो उस वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो IMD एट द रेट, आपने देखा हुआ कहीं, IMD एट द रेट 150। ठीक है, यानी कि 150 साल पूरा हो गया। इसकी स्थापना कब होता है, 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है IMD का, जो मुख्य रूप से इंडिया में क्या ये मौसम विज्ञान की जानकारी देता है, मौसम की जानकारी देता है। और बात करते हैं WMO की बात करते हैं तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। क्या, 23 मार्च 1950 की इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनेवा है। क्या, जिनेवा है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जो स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर WMO का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1950 में होती है। और मुख्य रूप से यह विश्व में प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में यह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देते हुए आगे चलना है। और आपको बता दें कि यह जो IMD है जो किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस यानी क्या, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसके मंत्री कौन है, तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, साथ ही साथ ये सब बढ़ते हुए आगे हम लोग चलेंगे। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची
एक को सूची 2 से मिलाना है और इसमें प्रमुख दिवस है, दिनांक है और कौन से दिवस उस दिन मनाए जाते हैं। तो 10 जनवरी को जानते हैं कि क्या, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हिंदी को प्रमोट करने की बात की जाती है, जिस कारण से पूरे विश्व में हिंदी दिवस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और उसके लिए 10 जनवरी को है क्या, विश्व हिंदी दिवस। यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए का 3 कहाँ का है, तो 2 ऑप्शन तो कट जाएगा, तो ए का 3 दोनों ऑप्शन में क्रिएट बना हुआ है। 23 जनवरी को जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस की जन्म होती है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता है, तो कटक कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, महानदी के किनारे है। तो ध्यान रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, और भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी की बात करते हैं तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, यानी कि पर्यटन को और से ज़्यादा विकास करने के लिए उसके सम्मान में इस तरह से किया जाता है। 29 जनवरी की बात करते हैं तो भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। क्या 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, यानी ए का 3 हो जाएगा, तो बी का क्या 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 यहाँ दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 4 जनवरी 2025 को राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध है जो क्या, तो परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। ये परमाणु कार्यक्रम यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियर एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी ये क्या अध्यक्ष रह चुके हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी क्या गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। साथ साथ जो 1974 और 1998 जो इंडिया के द्वारा पोखरण पे क्या न्यूक्लियर वेपन्स का क्या किया गया था, तो उसमें रिसर्च किया गया था और उसमें जो किया गया था उसमें क्या ये उसके एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में थे। क्या, एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में यह काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ फैक्ट्स है जो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी क्या इसमें हो जाएगा आंसर, इसमें कोई नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं राजगोपाला चिदम्बरम है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है तो 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत की स्थिति क्या रही, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में है जो इस तरह से देखा गया कि क्या, तो सेकंड नंबर पे क्या, तो इंडिया सेकंड स्थान पे रहा। क्या, सेकंड पोजीशन पे रहा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइबर अटैक्स देखे गए। और मुख्य रूप से जो वित्तीय संस्थान हो गया या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा मामले देखे गए। और इसमें टोटल इंडिया में देखे गए कितने केसेस, वैसे 95 साइबर क्राइम्स के प्रमुख जो केसेस देखे गए, बहुत ज्यादा एक्टिव, ठीक है। तो 95, और वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा यह जो केसेस देखे गए, अमेरिका पहले स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पे क्या, तो इंडिया, तीसरे स्थान पे इजराइल रहा, जहां पे इस तरह से साइबर अटैक्स ज्यादा देखे गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से यूएसए में लगभग क्या, तो 140 साइबर अटैक्स देखे गए। क्या, 140 के आसपास साइबर अटैक्स देखे गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। क्या, तो साइबर फ्रॉड को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन या फिर उस तरह से डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में शीर्ष रैंक कौन सा राज्य ने प्राप्त किया है। इसमें कह रहा है कौन सा राज्य, यानी कि अपना जैसे उसका एक बजट पास होता है, बजट में किस तरह से अपने जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, किस तरह से रेवेन्यू को खर्च करते हैं और कहाँ सुचारू रूप से खर्च कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके आधार पर नीति आयोग के सीईओ रहे। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ भी हैं। साथ साथ यहाँ पे अरविंद पनगड़िया जो 16वें 16th फाइनेंस कमीशन के क्या, तो इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके पहले आपको बता दें कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। सीईओ की बात करते हैं तो बीवीआर सुब्रमण्यम और इसके प्रेसिडेंट ये क्या है, तो
जानते हैं कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी क्या है, तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1950 को। तो इसमें प्रथम स्थान पे उड़ीसा रहा, दूसरे स्थान पे जो छत्तीसगढ़ रहा, तीसरे स्थान पे गोवा रहा, जो इस तरह से काम किया है। और टोटल ये 18 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें 18 राज्यों में सबसे अंतिम कौन रहा, तो ये अंतिम सबसे अंतिम रहा ये पंजाब राज्य रहा, अंतिम पंजाब रहा। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जिसमें 13वां रैंक रहा, क्या 13th रैंक रहा बिहार का। ये पूरे इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है इसका उद्घाटन किया है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि वहीं पे 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडपम में। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा किया गया। तो देखिए नाबार्ड यहाँ पे सही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये वित्त मंत्रालय, क्या वित्त मंत्रालय और किसके बीच, तो नाबार्ड के द्वारा है जो जारी किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन किया गया किसके बीच, ये क्वेश्चन है जो आगे पीछे मिनिस्ट्री जो पूछा जाता है वो मंत्रालय का नाम कभी कभी आगे पीछे बदल कर दे दिया जाता है ताकि ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएं। और इसकी थीम क्या रही, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, यानी कि बिल्डिंग ए रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर डेवलप्ड इंडिया एट 2047, यानी 2047 तक भारत चाहता है क्या, एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, उसके ही प्रयास में इस तरह से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। तो इसका ये क्या है, इसका ये नहीं है मकसद कि औपचारिक रूप से ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ना है, ग्रामीण क्षेत्रों को वहां पे रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विकास के मार्ग में लाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बहुत सारे योजनाएं ला रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाना है, किसानों के लिए जैसे पीएम किसान की शुरुआत की गई, और भी जैसे डिजिटल अवेयरनेस के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जैसे पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है ताकि डिजिटल अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इस कारण से चौथा ऑप्शन गलत है और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 क्या है, 1 और ये 3 स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन डी में दिया है, तो इसलिए सही हो जाएगा। पहला 2 अगर काट देते तो आपका ये 2 ऑप्शन कट जाता, तो आपका 1 और 3 ऑटोमेटिक आपका आंसर बन जाता। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया पार्थ योजना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पार्थ योजना किससे संबंधित है, तो पार्थ योजना का मतलब फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो ये यूथ एस्पायरिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, पुलिस एंड पारा मिलिट्री फोर्सेस को जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है, तो एक ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग कह सकते हैं, यानी कि एक क्या होता है कि आप ट्रेनिंग में जाने के पहले आपको क्या एक शैक्षणिक, प्री शैक्षणिक क्या एक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, यानी कि आपको उस तरह से ट्रेन किया जाएगा। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनके द्वारा इस तरह से पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। और इसका क्या पार्थ योजना आप ध्यान रखना है किसके लिए, तो भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पारामिलिट्री फोर्सेज में जो जाने चाहते हैं युवा, उनको इस तरह से ट्रेनिंग पहले दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से स्किल जनरेट कर सके। असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल को कितनी भाषाओं का समर्थन करने के लिए अपग्रेड किया गया है, और इसका जो जानते हैं कि मिटी के द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक शुरू किया गया है क्या, भाषिनी कार्यक्रम, क्या भाषिनी प्रोजेक्ट को, भाषिनी को लाया गया है। इसमें अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किसी भी विषय में आपको मिल जाएगा, इसका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में। तो इसमें टोटल 22 भाषाओं में है जो इसका आपको मिल जाएगा क्या, और इसका क्या रखा गया है, श्रमेव जयते, असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। और देख सकते हैं इस श्रम पोर्टल को बनाया गया है कितनी भाषाओं के लिए, तो ये इसमें टोटल 22 भाषाओं, यानी हिंदी, पहले क्या था, ये हिंदी था, क्या था, हिंदी था, मराठी था, ये सब लैंग्वेज, कुछ इंग्लिश था, ये सब शब्दों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको और भी बढ़ा दिया गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है दिवस और दिनांक से। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 25 जनवरी को ही है जो क्या, तो उस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है जो क्या घोषणा की जाती है और इसका स्थापना होता है। और बात करते हैं 2011 से यह जो इस तरह से मनाया जाने लगा, 2011 से 25 जनवरी को यह मनाने जाने लगा। और यह इस बार 26वां था, क्या 26th एडिशन था, सॉरी ये 16th एडिशन था, 2011 और 2025 लगभग 15th एडिशन था, 15th एडिशन इस बार मनाया जा रहा था, ठीक है।
किसका? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी, और मुख्य रूप से इसमें प्रमुख पर्सनालिटी को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से क्या बताने का है, तो इसमें वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज को आगे बढ़ावा देने की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस की बात करते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं। जो ऑप्शन आपको आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो 1 का भी जहां भी मिले आपको टिक कर देना है। तो ये कट गया, ये कट गया, 1 का भी यहाँ है, 1 का भी यहाँ है। अब देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी 12 जनवरी को यह मनाया जाता है, जानते हैं आप लोग। तो 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए यहाँ भी है, 4 का ए यहाँ भी है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भी। और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, और ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी क्या होता है? तो कभी कभी देखे होंगे शरीर पे या फिर चेहरे पे व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, जिस कारण से उसे कहा जाता है, उसे फिर लेप्रोसी कहते हैं। क्या? लेप्रोसी। और अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिस कारण से अगर 3 का सी हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हिंद महासागर के क्षेत्र में ला पेरोस आयोजन किया गया है। और इसको लीड किया है किसके द्वारा? तो लीड किया जा रहा है इसको, फ्रांस ने इसको लीड किया है। फ्रांस के द्वारा इसको लीड किया गया, फ्रांस लीड किया है इसको, लीड किया है। ठीक है, फ्रांस ने लीड किया है इसको, किसको? ला पेरोस को। इसमें अलग अलग देश जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया। इंडियन नेवी की तरफ से कौन सा भाग लिया है? तो आईएनएस मुंबई इसमें भाग लेने गया है। आईएनएस मुंबई जो जहाज है वो इसमें भाग लेने गया है, आईएनएस मुंबई। और इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सारे प्रमुख सैन्य जहाज इसमें भाग लिए हैं। ठीक, और ये हिंद महासागर क्षेत्र के सुरक्षा के लिए और भारत का जो मिशन है, जानते हैं कि सागर योजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, सागर योजना, जिसका मतलब क्या? तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, यानी कि जो समुद्र क्षेत्र, जो इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन रीजन है, उसमें क्या भारत के जो आसपास जो क्षेत्र है उसको क्या करना है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसका भारत का मुख्य मकसद है। तो इसके तहत ही इस तरह से किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य मकसद भी रहेगा क्या? हिंद महासागर क्षेत्र में वैसे डेवलप करना है। और चाइना के जो बढ़ते हुए यहाँ पे जो क्या, तो इसका बढ़ते हुए जो सैन्य स्थिति है उसको भी कंट्रोल करने में इसको मदद मिलेगी। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू एक कौन से खेल से अपने समय में जुड़े हुए थे? तो शॉर्टपुट खेलते थे। शॉर्टपुट क्या? शॉर्टपुट से जुड़े हुए थे, और ये भी ओलंपियन रह चुके हैं। साथ साथ ये एशियन ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागा। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में इसका हेड स्थापना होता है। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। रोजर बिन्नी की बात करते हैं तो रोजर बिन्नी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है। क्या? बीसीसीआई के अभी क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है, बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो अंतरिम सचिव की बात करते हैं। ठीक है, बीसीसीआई के सचिव और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो अभी रोजर बिन्नी है। और ये बीसीसीआई के सचिव की बात करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बीसीसीआई के सचिव कौन है। ठीक है, साथ साथ और भी बताते हुए चलेंगे। इन्हें 2006 में पद्मश्री भी दिया गया है। क्या? 2006 में पद्मश्री भी इन्हें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको विद्युत वनीकरण कार्यक्रम, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जंगलों में उस तरह से जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो संघर्ष है, यानी कि मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष है, उसको संघर्ष को खत्म करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पेड़ पौधे या जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए आगे काम करना है। तो इसके लिए केरल सरकार ने यह फैसला लिया है, विद्युत वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि विद्युत वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से क्या, तो वनों के विकास पे बल देना है और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्टेक्ट को कम करना है। इस तरह से एक सीड के रूप में क्या, तो इस तरह से छिड़काव किया जाएगा और इसको कह सकते हैं कि यार वो बीज है जो पेड़ पौधे के रूप में आगे बन जाएंगे। सनग्लासेस कंपनी ओकले है, जिसके एक अमेरिकन कंपनी है ओकले, ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसके पहले रोहित शर्मा भी बने हुए थे। अब भारतीय क्रिकेटर कौन? शुभमन गिल। क्या? शुभमन गिल को बनाया गया है। और शुभमन गिल अभी भारतीय क्रिकेट टीम
टेस्ट क्रिकेट टीम के अभी कप्तान बने हुए हैं और ये इंग्लैंड में और भारत के जो मुकाबला चल रहा है 5 मैचों की श्रृंखला चल रही है उसमें भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन आपने देखा, यह कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड में, ये देहरादून में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पे किया गया। क्या? आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पे यह किया जा रहा है। और जानते हैं कि 75 साल इंडिया पूरा करने जा रहा है, जिस कारण से इसको ये 100 साल पूरा करने जा रहा है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो चाहता है इंडिया क्या? तो इसमें 100 साल पूरा करे। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा ये क्या होता है? तो 7 तरह के क्या बौद्धिक संपदा होते हैं? 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? तो ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई टैग बोलते हैं, ये सब सारे प्रमुख क्या है? तो ये सब आईपीआर में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। और यही चाहता है क्या? तो ये मुख्य रूप से आपके प्रोडक्ट को एक अलग रूप देने, एक अलग पहचान देने का यह काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR IIP के द्वारा किया गया है, यानी पेट्रोलियम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जानते हैं कि ये देहरादून में है। और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में है। ऐसे प्रमुख रूप से क्या दिल्ली, न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत मनाने की हो जाती है। जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो उत्तराखंड इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं 18 अप्रैल को विश्व हिरासत दिवस, क्या? विश्व हिरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कौन सी खुशी में? तो ये जानते हैं कि 1826 में क्या होता है? जुगल किशोर के द्वारा सबसे पहली बार क्या हिंदी में लिखा गया था। क्या? तो इसका नाम था उदंत मार्तंड लिखा गया था। और ये पहला हिंदी समाचार पत्र था, पहला हिंदी समाचार पत्र था, याद रखना, पहला हिंदी समाचार पत्र था। जिस कारण से आप याद रख सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को यह जुगल किशोर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था, और पहला हिंदी समाचार पत्र इस तरह से था। ठीक है, और 14 सितंबर को जानते हैं कि क्या? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारतीय संविधान में हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और विश्व हिंदी दिवस कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को जानते हैं गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, जिसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सदगुरु को सम्मानित किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। और किसके द्वारा? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? सदगुरु को सम्मानित किया गया है। किसको? सदगुरु को। और ये ईसा फाउंडेशन के क्या है? ईसा फाउंडेशन भी चलाते हैं, ईसा फाउंडेशन भी चलाते हैं।
ईसा फाउंडेशन चलाते हैं। और साथ साथ इनको इस तरह से काम किया गया, किस तरह से वो मानव जो लड़के हैं या फिर उस तरह से जो इनको सुनते हैं उनके जीवन में क्या क्या अच्छी परिवर्तन कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह से उनका है जो क्या इस तरह से दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और इनको जो मिला है ये मानव चेतना के लिए दिया गया कि किस तरह से ह्यूमन सेंस पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन कंसेंसस पे काम कर रहे हैं। तो इसको इनको दिया गया था कितना, $50,000 कैनेडियन डॉलर दिया गया, 50,000 कैनेडियन डॉलर दिया गया था, ठीक है, जिसे उन्होंने कावेरी कॉलिंग इस तरह से कावेरी नदी में जो दिक्कतें आ रही है उसको जो सामना कावेरी नदी कर रहा है उसके पुनर्जन्म की बात करता है, उसके रिजुविनेशन के काम के लिए ये सारा फंड है जो इसमें कावेरी कॉलिंग में डोनेट कर देते हैं। कौन, ये सदगुरु कर देते हैं। तो इनका इस तरह से याद रखना है। यहीं श्री रविशंकर के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और एस जयशंकर क्या है, तो बाबा ये विदेश मंत्री हैं। बाबा रामदेव के द्वारा ये पतंजलि की शुरुआत की जाती है। क्या, पतंजलि की शुरुआत की गई है। बाबा रामदेव योग गुरु है, ठीक, काफी चर्चा में कभी कभी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल 20 क्वेश्चन, और इसमें आज टाइमिंग थोड़ी कम लगी है। उम्मीद करेंगे कि यह है जो आपको करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए, डिस्कशन से मिल जाए, तो आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे आगे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज को आगे फैला रहे हैं, तो अच्छा प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ भी फैक्ट्स रॉन्ग हो जाते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नाटो के 32nd मेंबर कौन है, तो इसका मेंबर स्वीडन है, याद रखना है, नाटो के 32nd मेंबर, ठीक है, ये कौन है, स्वीडन है। और ऐसा करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई ईगो नहीं है, ठीक है, बस आपको करेक्शन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।